हेलो। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और बाकी आज की क्लास शुरू करने से पहले पिछली क्लास में जो कुछ भी पढ़ा हुआ था उसको एक बार रिवाइज कर लें। तो पिछली क्लास में अपन लोगों ने सबसे पहले तो फोल्ड माउंटेन्स देखा। और फोल्ड माउंटेन्स में अपन लोगों ने सिंपल फोल्ड और कॉम्प्लेक्स फोल्ड पे बात की। सिंपल फोल्ड तो आपका ये हो गया, दिख रहा है आपको। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स फोल्ड में आपका ये यहाँ पे ओवर थ्रस्ट जैसी जो है कंडीशन है। यहाँ पे ये सिमेट्रिकल पैटर्न है, सममित फलन है, सममित बलन। और उसके बाद आगे ये असमित फलन हो गया, ओवर थ्रस्ट हो गया। फिर ये और धक्का लगा तो ओवर फोल्ड हो गया। और ऐसे ही और धक्का लगते लगते ओवर थ्रस्ट जैसी स्थिति आ गई, जिसे अपन लोग नेपे बुला रहे थे, नेपे। तो नेपे स्ट्रक्चर जो है फोल्ड माउंटेन्स का है जब ओवर थ्रस्ट जैसी स्थिति होती है, जब ज्यादा धक्का लग जाता है एक तरफ से किसी प्लेट का, तो नेपे स्ट्रक्चर बन जाता है। प्लेट जो है टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। उसके एग्जांपल्स देखे इस तरह की जो है रॉक्स वगैरह, इस तरह के माउंटेन्स वगैरह जो बने हुए हैं जहाँ पे फोल्ड जो है टूट चुका है ओवर थ्रस्ट की वजह से, ज्यादा धक्का लगने की वजह से। फिर ब्लॉक माउंटेन पे बात की। ब्लॉक माउंटेन में हमने होस्ट को देखा, जो उठा हुआ हिस्सा है। उसके बाद जो धंसा हुआ हिस्सा है उसे हमने ग्रेवन कहा। तो ये शब्द हमें याद रखने हैं एग्जाम्स के लिए। अभी होस्ट या ग्रेवन कोई शब्द आ जाए कि किस प्रकार के माउंटेन से संबंधित है, पता होना चाहिए कि होस्ट और ग्रेवन दोनों ब्लॉक माउंटेन अखंड पर्वत से संबंधित हैं। उसके बाद फिर अपन लोगों ने प्लेटों के फॉल्ट जो होते हैं उन पे बात की। नॉर्मल फॉल्ट, ट्रस्ट फॉल्ट और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। तो जो प्लेटों में वर्टिकल मूवमेंट हो रहा होता है उससे दो प्रकार के फॉल्ट जो है क्रिएट हो सकते हैं, नॉर्मल फॉल्ट और एक जो है थ्रस्ट फॉल्ट। बाकी अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा हो, क्षैतिज मूवमेंट हो रहा हो, तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट क्रिएट होगा। तो उसके बाद वोल्केनिक माउंटेन पे जो है बात की। वोल्केनिक माउंटेन में भूमध्यदीपीय ज्वालामुखी पर्वत और भूसागरीय ज्वालामुखी पर्वत अपन लोगों ने देखे। तो वोल्केनिक माउंटेन के एग्जांपल जो है किलिमंजारो है, फुजियामा है, जो जापान में। उसके बाद रेसिडुअल माउंटेन्स, जिन्हें ओल्ड फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है। ऐसे माउंटेन जो पहले फलित पर्वत के एग्जांपल्स थे, फोल्ड माउंटेन थे, लेकिन अब पुराने हो चुके हैं और उनका अपर्दन भी हो चुका है। अपर्दन हो चुका है तो आज उन्हें हम रेजिडुअल माउंटेन माउंटेन कहते हैं, अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल देखा अरावली, जो बिल्कुल जो है दीनहीन अवस्था में चला गया है। कुछ लोग होते हैं दीनहीन, इसी जो है माउंटेन की तरह, पढ़ाई के नाम से बहुत डरते हैं, बहुत घबराते हैं। बट मेरा मानना है कि अगर जीवन में सफलता हासिल करनी है तो मेहनत तो करनी, पढ़ना तो पड़ेगा। बिना पढ़े सफलता पाने का, बिना मेहनत किए सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सही समय पे सही डायरेक्शन में मेहनत कर लें। फिर आपके 2-4 साल बिगड़ जाते हैं न मेहनत करने के चक्कर में, फिर आप ओवर एज होने की स्थिति में आते हो, फिर हाथ पैर मारते हो कि अब कहीं से सिलेक्शन हो जाए, अब थोड़ा पढ़ लूँ, यहाँ से पढ़ लूँ, वहाँ से पढ़ लूँ। यहाँ से भी पढ़ना है, एक जगह से पढ़ो और ठीक से पढ़ो। कुछ एक दिक्कतें आएंगी आगे पढ़ाई के दौरान, चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, समझ में नहीं आ रही, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो उन दिक्कतों से अभी पार पा लेने में ही भलाई है अपनी। अगर वो दिक्कतें और बढ़ती गई फिर समस्याएं हो जाएंगी। तो जो समझदार लोग होते हैं वो सही समय पे सही डायरेक्शन में सही तरीके से मेहनत कर लेते हैं और सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कुछ लोग जो होते हैं मेहनती तो बहुत हैं, बट डायरेक्शन नहीं पता, शॉर्टकट के चक्कर में लग जाते हैं, और वो शॉर्टकट बहुत ही घातक सिद्ध होता है उनके लिए। क्योंकि आजकल जो एग्जाम्स के अब पैटर्न है उनमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ रही है। एग्जामिनर
बहुत डेप्थ में जाके क्वेश्चंस पूछने लग गए हैं। तो आपको बेटर यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ में पढ़ें। बेशक आपको थोड़ा दिक्कतें आएँगी, नए-नए कीवर्ड्स वगैरह, नए-नए कंसेप्ट वगैरह आएँगे सामने, बट एक बार अगर उनसे आप पार पा गए ना, तो बस धन्य है फिर उसके बाद आपका जीवन। फिर आगे जीवन की समस्याएँ समझ लो कि बस खत्म। तो ये रेसिडुअल माउंटेन्स का एग्जाम्पल था आपका अरावली, आपका जो है राजस्थान में अरावली पर्वत पहले बलित पर्वत हुआ करता था, ओल्ड माउंटेन, बट अब ये बूढ़ा हो गया है तो इसे अब ओल्ड फोल्ड कहते हैं या रेसिडुअल माउंटेन, माउंटेन अवशिष्ट पर्वत। उसके बाद अपन लोगों ने प्लेट्यू देखा, प्लेट्यू क्या है, फिर प्लेट्यूज का फॉर्मेशन देखा, प्लेट्यू कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो प्लेट्यू 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो आपके जो लावा से बने, और ये आपके एक इस तरीके के जिसके दोनों ओर पर्वत हो, इधर भी आपका माउंटेन हो, इधर भी माउंटेन हो, बीच में जो है प्लेट्यू हो, तो उसको इंटर माउंटेन प्लेट्यू बुला रहे हैं हम, इंटर माउंटेन पठार, अंतः पर्वतीय पठार बुला रहे हैं। उसके बाद ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसके केवल एक ओर ही जो है पर्वत रहा हो, दूसरी जगह या दूसरे सिरे पे कोई और लैंड फॉर्म वगैरह रहा हो, कोई ओशियन हो, सी हो, मैदान हो, या कोई और लैंड फॉर्म रहा हो, हम उसको फिर माउंट प्लेट्यू बुला रहे हैं। उसके बाद आपके वोल्केनिक प्लेट्यू वगैरह हो गए जो जनरली लावा से बने हुए हैं। फिर हमने जो है आगे बात की कि एनुडेशन क्या होता है, अनाच्छादन क्या होता है। अनाच्छादन पर विस्तार से बात की तो देखा कि उसमें जो है आपका इरोजन, वेदरिंग और इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, बाकी मास मूवमेंट, और फिर वेदरिंग को देखा कितने प्रकार से हो सकती है वेदरिंग, उस पर बात की अपन लोगों ने। और उसके बाद इरोजिशन पे अपन लोग आ गए थे कि इरोजन जो अपर्दन हो रहा है वो किस किस प्रकार से हो सकता है। तो इरोजन होने के बहुत प्रकार हैं। इरोजन और वेदरिंग, अपक्षय, अपर्दन, डिपोजिशन, ये सब बहिर्जात फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो बहिर्जात फोर्स के एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने देखा कि वाटर से, विंड से और हीट से, जो सूर्य की किरणें वगैरह हैं उनसे, बाकी आपका सी वेव्स वगैरह या ग्राउंड वाटर, इन सब चीज़ों से वेदरिंग और इरोजन्स हो सकते हैं। तो अपन लोग वेदरिंग को पढ़ने के बाद इरोजन से जो स्थलाकृतियाँ बनी हुई हैं उस पे आ गए थे। तो आज हम जो है जो भी इरोजन से स्थलाकृतियाँ बनी हुई हैं उस पे अपनी 2-3 क्लासेस जो है रहने वाली हैं। तो अपर्दन होने से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, या निक्षेपण होने से, अपर्दन कहीं से होगा, यहाँ से कोई रॉक्स वगैरह रही, उसका अपर्दन हुआ, किसी दूसरी जगह आके वो निक्षेपित हो गई, तो अपर्दन, यहाँ पे अपर्दन होने के बाद यहाँ पे जो निक्षेपण हुआ, तो इस निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बन सकती हैं, और अपर्दन होने के बाद कौन कौन सी स्थलाकृतियां बन सकती हैं, उन सब पे आज का अपना टॉपिक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं। तो अपर्दन में, अपर्दन से बनने वाली, इरोजन से बनने वाली स्थलाकृतियों में सबसे पहले रिवर द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियां बन सकती हैं, उन पे आज अपन लोग जो है बात करते हैं। तो रिवर से जो जो आकृतियां बन सकती हैं इरोजन द्वारा, उन पे तो आपको पता है, रिवर कोई आ रही हो, जैसे रिवर वगैरह जनरली ज्यादातर माउंटेन्स वगैरह की एरिया से जो है आ रही होती हैं। कारण कारण कि वहाँ पे जो है जो रेनफॉल वगैरह है उसका पानी स्टोर हो जाता है, वो जो है
मार्ग बना के आ रहा होता है। और उसके अलावा आपके जो क्रायोस्फीयर है, हिममंडल है, वो पहाड़ों की ऊंचाई पे जो है मिलता है। जितने ऊंचे आप जमीन से ऊपर जाएंगे तो तापमान आपका गिरता जाएगा। तापमान गिरता जाएगा तो जो है पर्वत चोटियों पे बर्फ जमना शुरू हो जाती है, और वही बर्फ धीरे धीरे पिघल के पानी के रूप में नीचे आने लगती है, जिन्हें हम नदियां बुला रहे होते हैं। तो ये जो इसे हम तीन भागों में बांट रहे हैं ऊंचाई के आधार पे। तो ये सबसे ऊंचा वाला भाग है, जैसे कि पर्वतीय एरिया है कोई, तो वो सबसे ऊंचा रहा होगा। और रिवर स्लोप के हिसाब से, ढाल के हिसाब से फ्लो करती है। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो ऊंचाई से नीचे जब आएगी, स्लोप ज्यादा होगा, ढाल ज्यादा होगा, तो रिवर की स्पीड, बहने की स्पीड भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ढाल बहुत ज्यादा है। तो ये अपना जो यहाँ पे ढाल बहुत ज्यादा है, इसको हम रिवर की यंग स्टेज बुला रहे हैं। यंग मतलब ये यहाँ पे जवान अवस्था में है। तो जवान अवस्था में कोई होता है तो भाई पूरे खा देता है, ये तो आपको भी पता है, रोकने से रुकता नहीं है फिर वो। तो आपको नहीं लगता कि जब रिवर अपनी जवान अवस्था में होगी, नदी जवान अवस्था में होगी, तो इरोजन करेगी या डिपोजिशन करेगी, अपर्दन करेगी या निक्षेपण करेगी? बताओ आप, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है बताने के लिए। तो आपको पता है कि ऊंचाई से रिवर आ रही है, वो उसकी यंग स्टेज है, तो यहाँ से अपने साथ चीजों को बहा कर लाएगी, बहा कर लाएगी, बहा कर ला रही है साथ। तो इरोजन हो रहा है, अपर्दन हो रहा है। जहाँ पे जमा कर देगी वहां पे निक्षेपण हो रहा है। तो यहाँ पे जमा करने जैसी कोई बात दिखाई दे रही है तुमको? बिल्कुल नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पे ढाल बहुत ज्यादा है, स्लोप बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे इतना जो आपका पोर्शन है, इस पोर्शन में जो जो चीजें होंगी वो इरोजन वाली होंगी। और इरोजन से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बन रही हैं, ये देखेंगे हम लोग। तो रिवर के यंग स्टेज में बनने वाली आकृतियां, तो सबसे पहले तो हम लोग जो है, आप ये बताओ, रिवर है, पहाड़ों से आ रही है, जब यहाँ से पानी बह के नीचे आएगा तो स्लोप ज्यादा है, बहुत स्पीड में आएगा, और आएगा जिस जगह पे वो गिरेगा वहां पे गड्ढा नहीं कर देगा वो, क्योंकि इतने स्लोप से आ रहा है, ढाल से आ रहा है, एकदम उसकी गति भी बहुत ज्यादा है। तो जहां पे आके गिरेगा वो वहां पे गड्ढा नहीं कर देगा। तो इस तरीके से जो गड्ढा हो रहा है, मान लो कि यहाँ से आपकी रिवर आई पहाड़ों से, और यहाँ से रिवर आ रही है आपकी, और यहाँ पे ये पानी गिर रहा है, यहाँ पे पानी गिर रहा है। तो ये धीरे 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 पूरे भाग को इरोड नहीं कर देगी, गड्ढा नहीं बना देगी यहाँ पे, बिल्कुल बना देगी, क्योंकि उसका ढाल बहुत तीव्र है, और उसका जो है पानी गिरने का जो वेग है वो भी बहुत तीव्र है। तो इस तरीके से गड्ढा होता जाएगा। और यही पानी बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि यहाँ जो है बिल्कुल इसी डायरेक्शन में इसी हिसाब से आएगा जो इतना गड्ढा करेगा। भाई थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो ये इतना हिस्सा टूटने नहीं लगेगा क्या? धीरे धीरे ये हिस्सा इरोड होने लगेगा। तो इस जैसी आकृति बन जाएगी, इस जैसी आकृति बन जाएगी, वी आकार की। तो इस तरह की आकृति को हम लोग वी शेप वैली बुला रहे हैं, वी शेप वैली। अगर एग्जाम्स वगैरह में कहीं भी तुम्हें दिखे कि वी शेप्स वैली, तो आपको पता है कि हाँ वी शेप्स वैली का फॉर्मेशन, निर्माण कैसे हुआ। रिवर के द्वारा जो स्थलाकृति बनाई जा रही है इस तरीके से, उसे वी शेप वैली कहते हैं। ठीक है, जवान अवस्था में होती है रिवर, और इरोजनल फीचर है ये, डिपोजनल नहीं है, इरोजनल फीचर है, अपर्दन होके आ रहा है। देखो ये यहाँ से रिवर आई, धीरे 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 काटना शुरू किया, काटना शुरू किया, काटना शुरू किया, और ये पूरा वी शेप का निर्माण कर दिया उसने। अब आगे, तो बी शेप वैली आपकी होगी सबसे पहले तो। अब बी शेप वैली के बाद मुझे एक चीज बताओ कि क्या होगा अगर इस ये कन्वेक्शनल करंट या प्लेट
सबमर्जन जो हो रहा है, जो प्लेटें टकरा रही हैं, तो ये हिस्सा उठ रहा होगा धीरे धीरे। अब रिवर तो वहीं पे बह रही है, अब ये हिस्सा ऊपर की ओर अपलिफ्ट हो रहा है, उठ रहा है। तो क्या ये रिवर इसको इरोड नहीं कर देगी? अपना रास्ता थोड़ी वो जो है छोड़ देगी इतनी जल्दी। चट्टान को काटने की कोशिश करेगी, तो धीरे धीरे चट्टान को काटती जाएगी, और जब ये इतना बड़ा गड्ढा हो जाएगा, ज्यादा काट देगी इसको, तो इसको हम गॉर्ज नहीं कह सकते क्या? तो गॉर्ज क्या है? वी शेप का बड़ा भाई है गॉर्ज। लिखा होता है ना किताबों में, गॉर्ज क्या है, वी शेप बेली क्या है, तो जनरली हमें पता ही नहीं होता ये क्या है, बस रट्टा लगा लेते हैं। तो अब चीजें आपके सामने हैं कि गॉर्ज क्या है। बी शेप बेली का बड़ा भाई है गॉर्ज, और जो नदी के इरोजन से बन रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ आप, ये तो आपका हो गया गॉर्ज, लेकिन अगर इसकी गहराई और ज्यादा हो जाए, और ज्यादा हो जाए, तो ये क्या इस की जो आकृति है इस प्रकार की शेप धारण नहीं कर लेगी? बहुत ज्यादा गहराई हो गई, बहुत ज्यादा गहराई हो गई, और इसमें जो है नदी बह रही है यहाँ से, ये जो स्थलाकृति है, या गोर्ज का जो बड़ा भाई है, उसे अब कैनियन नहीं बुला सकते? कैनियन, तो गोर्ज का जो बड़ा भाई है उसको कैनियन बुला रहे हैं। सबसे पहले बी से बेली बना, उसके बाद गोर्ज बना, उसके बाद बना कैनियन। इरोजनल फीचर्स हैं, रिवर के द्वारा इरोड हुए हैं, इतनी बात क्लियर। बाकी इसे और देख लो एक बार, ये रहा, ये आपका है कैनियन, गोर्ज का बड़ा भाई कैनियन। पानी यहाँ से आ रहा था पहले, तो उसने पहले ये वी शेप वैली बनाई, फिर और गहरा हो गया, गोर्ज बन गया, और ज्यादा गहरा हो गया, अब ये कैनियन बन गया। कैनियन की ये इमेज देख लो, देखो यहाँ से ये सरफेस से इसकी गहराई कितनी है, सरफेस से इसकी गहराई कितनी है, और उसके अंदर ये नदी बह रही है, उसके अंदर ये नदी बह रही है। इसको अपन लोग बुला रहे हैं कैनियन। क्या बुला रहे हैं? कैनियन। नेक्स्ट वन। तो इतनी सारी चीजें हो गई आपकी, आपने देखा वी शेप वैली क्या होती है, गोर्ज क्या होता है, और कैनियन क्या होता है। उसके बाद वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स क्या है? अभी इमेजिन करिए आप, रिवर है, बह रही है, इस तरीके से बह रही है। अब ये रिवर जो बह रही है, यहाँ पे मान लो कि कोई हार्ड रॉक रहा हो, यहाँ पे कोई हार्ड रॉक रहा हो, हार्ड रॉक तो बहुत ज्यादा हार्ड है, उसके नीचे जो है कोई सॉफ्ट रॉक रहा हो, यहाँ पे जो है सॉफ्ट रॉक रहा हो, इसके नीचे और कोई सॉफ्ट रॉक रहा हो, तो आपको नहीं लगता कि ये रिवर यहाँ से नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी, तो धीरे धीरे ये जो सॉफ्ट रॉक है इसको काटना शुरू कर देगी, अपरदन करना शुरू कर देगी इसका, और धीरे धीरे ये पूरा हिस्सा इसका कट जाएगा, बह के आगे चला जाएगा कहीं, होगा ना? क्योंकि इसका स्लोप बहुत तेज है, ढाल बहुत तेज है, ऊपर से गिर रही है सीधी आके, ऊपर से सीधी आके गिर रही है, तो ये जो सॉफ्ट रॉक है ये पूरी कट जाएगी। जब ये पूरी कट जाएगी, तो एक ये इमेज देख लो, इस इमेज में क्या है? इस इमेज में ये है, ये आपकी रिवर आ रही है, आ रही है, ये आपकी हार्ड रॉक है, इसके नीचे सॉफ्ट रॉक है, और ये इस तरीके से पहले बह रही है, लेकिन समय के साथ इसने इस सॉफ्ट रॉक को काटना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया। अब ये पानी सीधे नीचे गिर रहा है, सीधे नीचे गिर रहा है, यहाँ पे रॉक थी, वो रॉक जो है बह के आगे चली गई। अब ये इस तरह की कंडीशन हो गई है, इसे हम लोग वाटरफॉल्स बुला रहे हैं, झरना बुला रहे हैं। देख लो ये झरना क्या है? नदी आ रही है, पानी का स्रोत है, कोई आ रहा है ऊपर से, यहाँ पे हार्ड रॉक थी, यहाँ पे सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट रॉक को इसने इरोड कर दिया, और ये मिट्टी आगे चली गई, आगे चली गई, तो अब ये सीधा जमीन पे गिरने लगा, वर्टिकल, वर्टिकल नीचे गिरने लगा।
ये जो गिरती हुई अवस्था है हम इसको झरना बुला रहे हैं। क्या बुला रहे हैं? झरना या वाटरफॉल। वाटरफॉल इमेज देखना चाहोगे वाटरफॉल की? अरे बिल्कुल चाहेंगे सर, इसीलिए तो हम आपकी क्लास में आते हैं वाटरफॉल वगैरह देखने के लिए। ये देख लो, ये है पानी, यहाँ से गिर रहा है, गिर रहा है। ये सब झरनों का प्रकार है। एक और देख लो, ये पानी गिर रहा है ऊपर से, इसे हम लोग झरना या वाटरफॉल बुला रहे हैं। क्या बुला रहे हैं? वाटरफॉल। सर मुझे एक चीज और दिख रही है इसमें। क्या दिख रहा है भाई? देख ये रहा है, जब ये पानी ऊपर से नीचे आएगा, जब ये पानी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे आएगा, गिरेगा, तो सर जहाँ पे गिरेगा वहां पे गड्ढा बना देगा। ये गड्ढा, यहाँ की मिट्टी बह के आगे चली जाएगी, बिकॉज के यहाँ पे सॉफ्ट रॉक थी, यहाँ पे सॉफ्ट रॉक थी, तो ये पूरी रॉक बह के आगे चली गई, आगे चली गई। तो सर ये जो गड्ढा हुआ है, यहाँ पे जो गड्ढा हुआ है, बड़ा गड्ढा जो हुआ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, अरे ये लोग खड़े हैं, इनको कोई मत देखो यार, जो काम की चीज है उसे देखो। काम की चीज क्या है अपनी? काम की चीज क्या है अपनी? काम की चीज है अपनी ये गड्ढा। ये गड्ढा, ये लोग अपने काम के नहीं है। ये गड्ढा अपने जो है काम का है। ये जो गड्ढा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको बुला रहा हूँ प्लंज पूल। क्या? प्लंज पूल। तो और ये हिंदी के चक्कर में न रहना। अभी तुम जो है हिंदी के चक्कर में आ जाओ। हिंदी शब्दों में अगर तुम स्थलाकृतियां याद करोगे, याद नहीं कर पाओगे। अंग्रेजी शब्द ही बेटर है। पेपर जो यार आपका आता है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। और जहाँ पे अगर हिंदी के शब्द आसान होंगे मैं हिंदी के बता दूंगा, अंग्रेजी के शब्द आसान होंगे मैं अंग्रेजी के बता दूंगा। अभी मान लो बीच शब्द आ जाए, इंग्लिश वर्ड है, आपको लग रहा होगा कि हाँ समुद्र के किनारे वाला जो डिपोजिशनल फीचर है वो जो है बीच है। बट मैं अभी कहूँ यारडंग, घबरा जाओगे तुम। तो हिंदी में बीच को यारडंग भी कहते हैं। अब यारडंग शब्द तुम्हारे जीवन में नया हो गया, क्योंकि तुमने आज तक कहीं पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं। तो इसलिए जो शब्द आसान है, जिनको हम आसानी से याद कर सकते हैं, उन शब्दों को रखिए। हिंदी इंग्लिश के फेर में बिल्कुल न पढ़िए। तो हम इसको बुला रहे हैं क्या? प्लंज पूल। इस तरह का जो गड्ढा वगैरह हो गया इसको प्लंज पूल। सर प्लंज पूल तो ठीक है, क्या यहाँ पे एक ही बड़ा गड्ढा होगा? छोटे छोटे गड्ढे भी तो हो सकते हैं इसके आसपास के एरिया में। यहाँ पे छोटे छोटे होल्स वगैरह तो हो सकते हैं, क्योंकि भाई पानी गिर रहा है, तो यहाँ पे आसपास की एरिया में छोटे छोटे गड्ढे हो सकते हैं। हाँ हो तो सकते हैं भाई, आपने ये बात अच्छी कही पते की। तो जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, तो मैं इनको बुला रहा हूँ पॉट होल्स। ये देख लो। अरे भैया पैर बचा के रखना, ये थोड़े गहरे भी होते हैं, पानी वानी भरा हुआ है इनमें, ये देख लो। इनको क्या कहते हैं? पॉट होल्स। जब तुम कहीं वाटरफॉल वगैरह देखने जाओगे और इस तरह के गड्ढे दिखेंगे, मुझे जरूर याद करोगे, कहोगे हाँ सर ने बताया था। तुम इसको गड्ढा नहीं बोलोगे, छोटा गड्ढा बड़ा गड्ढा, तुम इनको पॉट होल्स बोलोगे। क्या बोलोगे? पॉट होल्स। क्या है ये? पॉट होल्स है ये। पॉट होल्स। पॉट होल्स है ये। ठीक है, पॉट होल्स क्या है? जो यहाँ पे बड़ा गड्ढा हुआ, मैं उसको प्लंज पूल बुला रहा हूँ। और जो छोटे गड्ढे हुए हैं आसपास, छोटे 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 छोटे, मैं इनको पोर्ट होल्स बुला रहा हूँ। क्या होगा? क्या होगा अगर ये जो पानी आ रहा है ऊपर से, पानी गिर रहा है, ठीक है, और पानी गिरते 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 यहाँ पे आ रहा है नीचे, फिर ऐसे बह के जा रहा है। कहाँ से बह के जा रहा है? प्लंज पूल से। ये तो आपका हो गया वाटरफॉल, ये आपका हो गया प्लंज पूल। अब प्लंज पूल से पानी आगे जा रहा है। अब ये जो अपने साथ सेडिमेंट लेके आया है, इरोडिंग मटेरियल लेके आया है, उसमें से कोई कण, कोई छोटे मोटे पत्थर वगैरह यहाँ पे अब फंस गए, और यहाँ पे आगे कोई रॉक वगैरह मिल गई, तो ये पत्थर यहाँ पे रुक जाएंगे। ये पानी इनको आगे जाने के लिए आप प्रेशराइज करेगा, ये रॉक्स उनको ढकेल देगा। तो क्या ये पत्थर घूमना शुरू नहीं हो जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से?
और घूमते घूमते ये नीचे की जगह, नीचे की तरफ गड्ढे से ये बनाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे। जब ये बड़े बड़े गड्ढे बनाना शुरू कर देंगे, तो ये बड़े बड़े गड्ढे बनाना शुरू कर देंगे, तो मैं उनको अब क्या बुलाऊंगा? हाँ हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। बड़े बड़े गड्ढे जो है बनाना शुरू कर देंगे, बिग प्लंज पूल। तो मैं इसको बिग प्लंज पूल बुला रहा हूँ, बिग प्लंज पूल। ये जो गड्ढे थे, बिग पोर्ट होल्स, सॉरी, बिग पोर्ट होल्स, तो मैं इसको बिग पोर्ट होल्स बुला रहा हूँ। अब ये जो गड्ढे थे पोर्ट होल्स वाले, गहरे नहीं थे, धीरे धीरे जो है हल्के गहरे थे। लेकिन जब ये ज्यादा गहरे हो गए, मूवमेंट करके, मूवमेंट किस तरीके से, तो यहाँ पे जो है ये जो सैंड पार्टिकल जो फंसे हुए हैं वो इस तरीके से मूवमेंट करते हुए नीचे की तरफ गड्ढा करने लगे। और जब ये गड्ढे बड़े हो गए तो मैं इनको बिग पोर्ट होल्स बुला रहा हूँ। क्या? बिग पोर्ट होल्स, बिग पोर्ट होल्स। ठीक है। नेक्स्ट वन, आपने इस तरीके की आकृति देखी होगी, देखी है ना? हाँ, तो अब ये बताओ क्या होगा अगर यहाँ से रिवर आ रही है, यहाँ पे कोई हार्ड रॉक है, फिर यहाँ पे कोई सॉफ्ट रॉक है, फिर हार्ड है, फिर सॉफ्ट है, इस तरीके से, और पानी गिर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि जो हार्ड रॉक है बना रहेगा, सॉफ्ट रॉक इरोड हो जाएगा यहाँ से, फिर हार्ड रॉक जो है बना रहेगा, सॉफ्ट रॉक इरोड हो जाएगा। तो क्या इस तरह की आकृति नहीं बनेगी? ये हार्ड रॉक रह गया, सॉफ्ट रॉक यहाँ से इरोड हो गया, फिर ये हार्ड रह गया, सॉफ्ट यहाँ से हट गया, हार्ड रह गया, फिर ये हार्ड हार्ड रॉक रह गया, फिर ये हार्ड रॉक रह गया। तो जो आकृति बनती है मैं उसको बुला रहा हूँ कैटरेक्ट, कैटरेक्ट्स। क्या? कैटरेक्ट। तो इस तरीके की जो आकृति है उसे कैटरॉक्ट कहते हैं। जब ये अल्टरनेटिव जो है स्लैट्स मिले, ये हार्ड हो जाए, ये जो है सॉफ्ट, ये हार्ड, ये सॉफ्ट, जो है इस तरीके से, ये हार्ड, ये सॉफ्ट, इससे आगे वाली, तो ये वाली इरोड हो जाएगी, पानी सीधे यहाँ, यहाँ से पानी यहाँ, तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। इसे बुला रहे हैं कैटरेक्ट। क्या होगा, क्या होगा अगर जो अब तक जो हमने रॉक्स देखे वो रॉक्स वर्टिकल दिशा में थे, वर्टिकल दिशा में, और हार्ड सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट के हिसाब से बैठे हुए थे। अगर यही रॉक्स हॉरिजॉन्टल दिशा में, यहाँ पे हार्ड, यहाँ पे फिर सॉफ्ट, यहाँ पे हार्ड, यहाँ पे फिर सॉफ्ट, यहाँ पे हार्ड, फिर यहाँ पे सॉफ्ट, इस तरीके से जो है रॉक्स बैठे हों हॉरिजॉन्टल दिशा में, क्षैतिज अवस्था में, तो पानी, ये तो हार्ड रॉक तो बना रहेगा, सॉफ्ट रॉक खत्म, हार्ड बना रहेगा, सॉफ्ट खत्म, हार्ड बना रहेगा, सॉफ्ट खत्म, इस तरीके की स्थिति हो जाएगी। तो क्या ही लगता कि इस तरह की आकृति बना लेगा? देखो ये सॉफ्ट रॉक जहाँ पे थे इरोड हो गए, जहाँ पे ये हार्ड रॉक हैं वो अभी बचे हुए हैं, हार्ड रॉक बचे हुए हैं, और ये पानी डिग डैग करता हुआ, गाने गाता हुआ आगे बढ़ रहा है, गाने गाता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये देखो हार्ड रॉक बचे हुए हैं पूरे के पूरे, सॉफ्ट रॉक है ही नहीं, सॉफ्ट रॉक तो इरोड होके अपरदित होके आगे निकल गए, और ये पानी गाने गाता हुआ आगे बढ़ रहा है। इस गाने गाते हुए पानी के आगे बढ़ने को मैं रैपिड्स बुला रहा हूँ। क्या बुला रहा हूँ? रैपिड्स। क्लियर? जैसे कि ये मान लो इस तरह से है कि अगर अब तक जो हम लोग देख रहे थे वो वर्टिकल दिशा में देख रहे थे, हार्ड सॉक अल्टरनेटिव, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल जो है हार्ड सॉफ्ट का अल्टरनेटिव हो गया जो है, ये हार्ड, ये सॉफ्ट, ये हार्ड, ये सॉफ्ट, ये हार्ड, ये सॉफ्ट। तो पानी देखो अभी गाने गाता हुआ, गाने गाता हुआ, गाने गाता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो इसी को अपन लोग रैपिड्स कह रहे हैं, रैपिड्स। ठीक है। अब
ये तो हो गई आपकी रिवर की यंग स्टेज के, रिवर के यंग स्टेज के इरोजनल फीचर्स। इतना जो आपका एरिया था, इतना जो आपका एरिया था, इस एरिया में जो भी लैंड फॉर्म बनने वाले थे उनको हमने देख लिया। पीसे वैली, गॉर्ज, कैनियन, पोर्ट होल्स और कैटारैक्ट, रैपिड्स वगैरह वो हमने देखे। तो यहाँ तक की जो स्थलाकृतियां थी वो तो हमने देख ली। अब इसका जो ट्रांजिशन जोन है या जो अगला फेस है, यौवनावस्था के बाद इसका जो अगला फेस है, जवानी के बाद इसका अगला फेस है, तो यहाँ पे जो जितनी हाइट यहाँ पे रही होगी उतनी हाइट तो यहाँ बिल्कुल नहीं रहेगी। तो यहाँ से जो ये माल, ये अवसाद अपने साथ लेके आ रही है, जितने भी सेडिमेंट अपने साथ लेके आ रही है रिवर, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे अपने लाके जमा कर देगी, छोड़ देगी? छोड़, इरोजन बंद नहीं होगा, लेकिन इतने बड़े स्तर पे ला रही है तो उनका कुछ एक हिस्सा तो यहाँ पे जमा होगा ही। बाकी जो भी सेडिमेंट रहे होंगे वो तो एंड तक यहाँ पे डेल्टा तक जाएंगे, वही डेल्टा का फॉर्मेशन करेंगे, वही डेल्टा का निर्माण करेंगे। डेल्टा ओल्ड स्टेज की बात है, बट डेल्टा तो डिपोजिशन से बना है, निक्षेपण से बना है। लेकिन एक निक्षेपण यहाँ भी होगा, क्योंकि ये अपने साथ बहुत ज्यादा माल ले आई। अब ये उसको उठा नहीं पा रही है। अब जब ये इसको उठा नहीं पा रही है, भैया कुछ तो यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा इसको। तो ये यहाँ पे कुछ अवसादों का निक्षेपण कर देगी। क्या कर देगी? निक्षेपण कर देगी। और इस प्रकार के निक्षेपण को मैं फ्लूवियल कौन बुलाऊंगा। अब तक देख रहे थे वो सब इरोजनल फीचर्स थे। ये यंग स्टेज खत्म होने के बाद मैच्योर स्टेज में आ गई है रिवर, और पहली बार कुछ डिपॉजिट कर रही है, कुछ जमा कर रही है, और मैं उसको एलुवियल फेंस या कौन्स बुला रहा हूं। इस तरह की आकृति देख लो, ये देख लो और देख लो। तो ये अपने साथ जो माल लाई थी वो मैच्योर स्टेज में आने के बाद यहाँ पे कुछ माल उसमें से छोड़ गई। अब कुछ माल जो है छोड़ गई, ये देख लो, ये जमा है ना। मैं इनको एलुवियल कौन या हिंदी माध्यम जलोढ़ पंख बुला रहा हूँ। जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख, एलुवियल कौन या एलुवियल कौन, एलुवियल कौन। तो ये एलुवियल कौन कोई पूछ ले किस तरीके का फीचर्स है, निक्षेपण का फीचर्स है। नदी के मैच्योर स्टेज में मिल रहा है, इसके बाद अगली स्टेज जो है वो ओल्ड है, तो मैच्योर स्टेज में मिल रहा है, डिपोजिशनल फीचर है। और रिवर अपने साथ जो सेडिमेंट लेके आई थी, जो अवसाद लेके आई थे, उनको यहाँ पे जमा कर दिया है। इनमें से कुछ छोड़ दिए हैं, कुछ अपने साथ ले गई है, जो आगे जाके उसके बारे में बात करेंगे। तो इसे ये क्या बोल रहे हैं हम इसको, एलुवियल कौन या जलोढ़ शंकु, जलोढ़ शंकु या जलोढ़ पंख। समझ में आ गया? निक्षेपण का फीचर है, मैच्योर स्टेज में मिल रहा है। अब इसके बाद अब है नदी, वो तो रुकने वाली है नहीं, आगे भी वो तो भैया अब बढ़ेगी। जब वो आगे जाएगी तो अगली स्टेज अब कौन सी आने वाली है आपको भी पता है। तो अगली स्टेज आपकी आने वाली है ओल्ड स्टेज। कौन सी? ओल्ड स्टेज। यहाँ पे मैच्योर फेस में इसने जो भी इसके पास सामान था वो उसने कर दिया जमा। लेकिन इसे तो जाना है और आगे, क्योंकि जो भाई जन्म हुआ है वो जवान भी होगा, और उसके बाद अपना मैच्योर स्टेज में भी आएगा, और एंड देन ओल्ड स्टेज में भी उसके जाना है हर हाल में। तो यहाँ पे तो इसने डिपोजिशनल फीचर्स दिखाए, लेकिन जब ये ओल्ड स्टेज में आई तो फिर ये जिग जैग करके बहने लगी। अब ये कैसे बहने लगी? क्योंकि ओल्ड स्टेज है, स्लोप जो पहले इतना तीव्र था अब स्लोप इस तरह से हो गया है। स्लोप तो है बट उतना नहीं रहा, स्लोप बहुत हद तक खत्म हो गया। अब ये जिगजैग करने लगी है, इसका स्लो धीमा हो गया है, इसका जो गति थी रिवर की वो बहुत धीमी हो गई है। तो अब मुझे बताओ कि ये रिवर थी,
इस तरीके से आ रही थी, ये ओल्ड स्टेज में आ गई। तो जनरली आपको लगता है कि ये रिवर एकदम सीधी बहने वाली है, सीधी बहने वाली है, कोई रुकावट नहीं आएगी इसके अंदर। और रुकावट भी ना आए तो एक चीज, अर्थ अपनी है, अर्थ अपने अक्ष पे जो है घूम रही है, आपको पता है। तो यहाँ पे एक फोर्स काम कर रहा है, इसे अपन लोग कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। कोरियोलिस फोर्स, कोई घूमती हुई चीज में, ऐसे मान लो आप एक झूला झूल रहे हैं, झूला जो होता है ना वो घूमने वाला, इस तरीके से, इस तरीके से आप यहाँ बैठे हो, यहाँ यहाँ यहाँ, आप यहाँ थे और आपका एक दोस्त था यहाँ पे, आपके पास थे रसगुल्ले, और आपने कहा लाओ अपने एक दोस्त को भी दे देता हूँ। झूला तो घूम रहा था, अब आपने यहाँ से रसगुल्ला फेंक के दिया घूमते हुए झूले में, तो आपको लग रहा है कि वो रसगुल्ला आगे पहुंचेगा उसके पास? क्योंकि जब तक रसगुल्ला उसके पास पहुंचेगा तब तक ये यहाँ आ गया होगा, और रसगुल्ला किसको मिलेगा? इसको। तो ये डाइवर्ट हो रही है ना गति इसकी, डाइवर्ट हो रही। रसगुल्ला आपने फेंका सीधा, बट वो सीधा तो उसके पास नहीं पहुंचा, वो आ गया इसके पास। इन श्रीमान के मजे आ गए। तो इसी तरीके से पृथ्वी जो अपनी रोटेट कर रही है, तो रोटेट के कारण एक कोरियोलिस फोर्स काम करता है। उस कोरियोलिस फोर्स के कारण इसकी गति जो है, इसका जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी होगी चेंज, थोड़ी सी चेंज हुई, तो इसने ये वाला जो था तट, इसका अपर्दन करना शुरू नहीं कर देगी क्या ये यहाँ की मिट्टी? अब अपर्दन करना शुरू किया इसका, तो ये इस तरीके से हो गया, क्योंकि इसने ये अपर्दन कर दिया। अब आपको नहीं लगता कि यहाँ से इसका मुंह अब जो है यहाँ से इस तरीके से जाएगा? क्यों जाएगा? क्योंकि इसके आगे रुकावट है, ये पानी को इस डायरेक्शन में मुड़ेगा, तो इस हिस्से पे भी जो है इरोजन होना शुरू हो जाएगा, ये हिस्सा इस तरीके का हो जाएगा। अब ये हिस्सा तो इस तरीके का हो गया, बट अब यहाँ से इसका मुंह मुड़ेगा। क्यों मुड़ेगा? क्योंकि आगे ये रुकावट है। और आपने जब गांव से होंगे, खेती बाड़ी की होगी, तो आपको पता होगा कि अपना जो मुहाना नहीं होता जिससे हम खेतों में वो पानी वगैरह लगाते हैं, तो उसका मुंह अगर इस तरीके से कर दिया जाए तो उसके पानी की धारा एकदम इस तरीके से जाएगी विपरीत। अब यही स्थिति यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे इसने इरोजन कर दिया, यही स्थिति यहाँ पे हो जाएगी। अब ये तो स्थिति हो गई, लेकिन जो आपका म्यांडर है, जो आपका मेंडर्स जो है, विसर्प जो है, वो इस तरीके का नहीं है, वो एकदम इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। तो अब ये शेप कैसे मिले? तो इस शेप के लिए एक सामान्य जीवन सोचेगा कि इसने यहाँ से जो अपर्दन किया है, इस क्षेत्र से जो मिट्टी अपर्दित की है, यहाँ से जो इरोजन किया है, वो बह के आगे चला जाएगा। बट जियोग्राफर्स को ऐसा नहीं लगता, जियोलॉजिस्ट को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि अगर यहाँ पे इरोजन होगा तो उसका अपर्दित भाग, उसके जो सेडिमेंट्स हैं वो इस साइड जमा हो जाएंगे, साइड जमा हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। पहले ये रिवर इस तरीके से थी, अब इसने इरोजन कर दिया, तो इरोजन के बाद आपकी स्थिति होगी कुछ इस तरीके से। मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से होगी। यहाँ आ जाओ, एक सेकंड, ये क्या चल रहा है भाई? 1 सेकंड। हम्म। हाँ, तो ये रिवर थी आपकी, पहले वो सीधी आ रही थी इस तरीके से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से पानी ने डाइवर्ट किया, इरोजन हो गया, यहाँ से इस तरफ डाइवर्ट हुआ, इरोजन हो गया, यहाँ से इस तरफ डाइवर्ट हुआ, इरोजन हो गया, यहाँ से इस तरफ डाइवर्ट किया, इरोजन हो गया। तो अब इसकी स्थिति कुछ इस तरीके से नहीं है, होने वाली है, इसकी स्थिति कुछ इस तरीके से नहीं होने वाली है। यहाँ से जो इरोजन हुआ वो सेडिमेंट यहाँ पे आके जमा हो गए, ऐसा जियोग्राफर्स मानते हैं। यहाँ जमा हो गए, यहाँ से जो
अपर्दन हुआ वो सेडिमेंट यहाँ के जमा हो गए, जो अपर्दन हुआ वो सेडिमेंट यहाँ हो गए जमा। अब यहाँ से जो अपर्दन हुआ वो सेडिमेंट इसके यहाँ जमा हो गए। अब इसकी आकृति को आप देख लो, विसर्प सांप की तरह हो गई है, विसर्प जो है असर्प जैसी आकृति की। अब सर्प जैसी आकृति इसने जो है धारण कर ली, तो हम इसको मियांडर बुला रहे हैं। ये आकृति कैसे आई ये आपको मैंने बता दिया, लेकिन इस आकृति की जो इस आकृति का जो प्रकार है, जो इस आकृति की स्थलाकृति है, मैं उस स्थलाकृति को मियांडर बुला रहा हूँ, विसर्प बुला रहा हूँ। क्या बुला रहा हूँ? विसर्प, मियांडर। अब ये मान लो ये मियांडर तुम्हारा हो गया, बन गया। अब इस तरीके से पानी जो है बहने लगा, तो जिस तरीके से इरोजन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ये पानी यहाँ पे आएगा, इस हिस्से को जो है वो काटना शुरू कर देगा, ये हिस्सा इसके ठीक सामने जमा हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि ये हिस्सा एकदम कट जाएगा? और जैसे ही ये हिस्सा कटा कि रिवर सीधी यहीं से बहना शुरू कर देगी, नदी यहीं से बहना शुरू कर देगी, बिल्कुल यहीं से। वो इतना घूमेगी क्यों? जब उसको रास्ता यहाँ से मिल रहा है, तो जब उसको यहाँ से रास्ता मिल रहा है तो वो यहाँ पे काहे चक्कर लगाएगी भाई? बिल्कुल नहीं लगाएगी। अभी जो हिस्सा बच गया है, जो आगे वाला जो हिस्सा है जो सेपरेट हो गया है, अब उस सेपरेट हिस्से को कहते हैं गोखुर, गोखुर झील। झील कैसे? क्योंकि पानी तो यहाँ पे है, पानी यहाँ पे सब में है जो है इस एरिया में, लेकिन ये हिस्सा अलग हो गया। मेन स्ट्रीम जो थी, मेन धारा जो थी, उससे ये वाला हिस्सा सेपरेट हो गया। अब ये लेक जो बन गई, ये जो आकृति बन गई, इसको हम लोग कह रहे हैं गोखुर झील। क्या? गोखुर झील या हॉर्स शू लेक, हॉर्स शू लेक। इतनी बात क्लियर? कैसे बनी, क्या बनी, ये देख लो और अच्छे से इमेजिन कर लो गाइज। पहले विसर्प इस तरीके से आ रहा था, इस तरीके से आ रहा था, धीरे धीरे इरोजन होते होते यहाँ पे इसने इस पार्ट पे इरोजन तो होगा, डिपोजिशन यहाँ होगा, ये इरोजन हो गया। इरोजन होते 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 ये स्थिति आ गई, ये स्थिति आ गई, अब ये स्थिति आ गई, उसके बाद ये स्थिति आ गई। देखो मेन स्ट्रीम एकदम ये हो गई, और ये जो हिस्सा था ये वाला रह गया। अब इस बचे हुए पोर्शन को, ये जो हिस्सा अलग हो गया है मेन स्ट्रीम से, इसको ही गोखुर झील कहते हैं, या ऑक्सबो लेक कहते हैं, या हॉर्स शूज लेक कहते हैं। ठीक है, गोखुर झील समझ में आ गई। और क्या होती है गोखुर झील? बहुत दिन से आपने जो है पढ़ी होगी किताबों में, पर आज तक मालूम ही नहीं पड़ा कि होती क्या है। आज आपको पता चल गया कि गोखुर झील क्या होती है। गाय के खुर जैसी आकृति वाली गोखुर झील। अब आपको पता है कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं कि यहाँ से आ रहा है, इस साइड तो इरोजन हो रहा होगा, बट इस साइड डिपोजिशन हो रहा होगा। इतनी चीज पता है आपको। और एक चीज और, ये जो आपका विसर्प है, जो मियांडर है, ये इरोजनल और डिपोजिशन दोनों फीचर्स दिखाता है। कैसे? आपको पता है कि इसके सामने वाले हिस्से में पानी इधर से यहाँ आएगा, यहाँ पे टक्कर मारेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है? इरोजन। और ये इरोजन जो हुआ है उसके ठीक सामने डिपोजिशन हो जाएगा, निक्षेपित हो जाएगा। ये यहाँ से जो भी माल मलबा है वो यहाँ पे जमा हो जाएगा। तो विसर्प या मियांडर दोनों फीचर्स को दिखाता है। बाकी ये जो हिस्से थे जहाँ पे अपर्दन हो रहा था और ये निक्षेपण हो रहा था, उन हिस्सों को मैं कट बैंक और पॉइंट बार बुला रहा हूँ। कट बैंक और पॉइंट बार। ये जो अपर्दित हिस्सा है, ये जो अपर्दित हिस्सा है, इसको कट बैंक, और ये जो निक्षेपित हिस्सा है, यहाँ पे देखो ये जो पूरा इस एरिया में देखो ये पूरा सेडिमेंट्स जमा हो गए हैं, जमा हो गए हैं। ये सेडिमेंट्स जो जमा हुए हैं, मैं इनको बुला रहा हूँ पॉइंट बार। क्या बुला रहा हूँ? पॉइंट बार। तो पॉइंट बार समझ में आ गया। पॉइंट बार डिपोजिशन का फीचर्स है। कट बैंक
इरोजन का फीचर्स है। कट बैंक बना है अपर्दन होने से, और पॉइंट बार बना है निक्षेपण होने से। क्लियर इतनी बात? अब मुझे एक चीज बताओ आप, ये जो आपकी रिवर है, रिवर आपकी बह रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो ये जो इसके किनारे हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तटबंध। क्या बोलते हैं? तटबंध। तटबंध जो हैं ये आपके डिपोजिशनल फीचर नहीं है, निक्षेपण नहीं है, क्योंकि जो सेडिमेंट्स वगैरह आए हैं पानी इन्हीं के सारे तो रुका है। अगर ये उठे हुए स्थान नहीं होते, अगर ये इसके लेवीज नहीं होते, तो अब तक तो ये पानी इनसे बाहर निकल के पूरा बह रहा होता। तो ये जो इनको जो डिपोजिशनल फीचर्स है जिन्होंने ये किनारे बनाए हुए हैं, उनको मैं लेवीज बुला रहा हूँ, लेवीज। बाढ़ बाढ़ के द्वारा भी जो है बहुत सारा अवसाद आता है, एक साथ बहुत सारा पानी आ गया, वो अपने साथ बहुत सारी चीजें अपर्दित करके ले आया, और धीरे धीरे यहाँ पे ओल्ड स्टेज है, यहाँ पे वो जो है जमना शुरू हो जाएंगे। तो वो साइड साइड जो है किनारे से जम गई, किनारे से इन जमे हुए फीचर्स को मैं लेवी बुला रहा हूँ, लेवीज। क्या? लेवीज या तटबंध। क्लियर? और बाढ़ बाढ़ के द्वारा यहाँ पे जो बाढ़ आ गई, ये बन गई, ये पहले तो टूट जाएंगे और पानी चारों ओर फैल जाएगा। चारों ओर पानी फैलने के बाद फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि फ्लड प्लेन्स का निर्माण हो जाएगा? बाढ़ निर्मित मैदान, बाढ़ों ने जो मैदान बनाए हुए हैं, ये आपको देख लो, ये आपका गोखुर झील है आपकी, ये आपका बिसर्प है, यहाँ पे ये आपका बिसर्प है, लेकिन इसमें आ गया पानी बहुत ज़्यादा, तो बाढ़ आ गई आपकी जो है। और ये जो है ना अब किनारे इसके ये लेविस वगैरह हैं, ये आपका पॉइंट बार है और ये सब। अब बाढ़ आ गई तो इस बाढ़ से जो भी स्थलाकृति का निर्माण हुआ है, मैं उसको बुला रहा हूँ फ्लड प्लेन, बाढ़ निर्मित मैदान। मैदान कैसे? ये अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट लेके आई, पानी इसमें समाया नहीं, बाहर फैलने लगा चारों तरफ, चारों दिशाओं में पानी बाहर फैलने लगा। अवसाद जो इस साथ इसके थे वो भी जो है यहाँ पे निक्षेपित होने लगे, डिपॉजिट होने लगे। और ये जो नदी अपने साथ जो अवसाद लाती है वो बहुत फर्टिलाइजर होते हैं, उर्वरक होते हैं। और आपने सुना होगा कि इन एरियाज में जो है खेती भी अच्छी होती है। अच्छी क्यों होती है? क्योंकि जो बाढ़ ने जो मैदान बनाए हैं वो ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। क्लियर? अब अपन लोग पहुंच चुके हैं अपर्दन की पराकाष्ठा पे। तो अपर्दन की पराकाष्ठा पे एक एग्जाम्पल्स है जो बहुत ज़्यादा अपर्दन होने के बाद बनता है। ये एग्जाम्पल्स क्या है? पेनी प्लेन। पेनी प्लेन क्या है? जैसे कि यहाँ पे पहले रॉक्स वगैरह, माउंटेन वगैरह रहे होंगे, जैसे कि हिमालय है, अभी न्यू फोल्ड माउंटेन है, लेकिन फोल्ड माउंटेन तो अरावली भी था। अब अरावली था तो अरावली को आज जो है फोल्ड माउंटेन नहीं कहते हम, फोल्ड है पर फोल्ड नहीं कहते, क्योंकि वो बुढ़ा हो चुका है। बुढ़ा क्यों हो चुका है? क्योंकि उसका इरोजन हो चुका है। अब इरोजन तो उसका हो चुका है, लेकिन ये अगर उसका इसी तरीके से इरोजन होता रहा और होता रहेगा, नो डाउट, जिसका जन्म हुआ उसका अंत भी होगा। अब इसी तरीके से इरोजन होता रहा तो एक दिन ये वाली स्थिति आ जाएगी कि सारा कुछ मामला यहाँ पे जो था, यहाँ पे जो रॉक्स वगैरह, जो पर्वत चोटियाँ थी, वो सब खत्म है, यहाँ से वो सब अब खत्म है। पूरा इरोजन होके, चाहे वो विंड से हुआ हो, वाटर से हुआ हो या किसी अन्य माध्यम से हुआ हो, ये सब चोटियाँ जो है अब खत्म हो गई। अंत में इस प्रकार के कुछ एक टीले बचे रह गए। ये जो बचे हुए टीले हैं, जब बहुत ज़्यादा इरोजन होने के बाद कुछ एक जो है टीले वगैरह इस तरीके से बचे हुए हैं, मैं इनको पेनी प्लेन कह रहा हूँ। और ये इरोजन की अब पराकाष्ठा है, पूरा का पूरा पहाड़, पूरा का पूरा अब पर्वत खत्म कर दिया इरोजन ने। समझ रहे हैं आप?
तो इसे मैं पेनी प्लेन बुला रहा हूँ। पेनी प्लेन का एक एग्जाम्पल ये भी है जो है, पहले यहाँ पे बहुत कुछ था, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, झरने, सब था जो अब तक हम लोग वो पढ़ चुके हैं। बट जो है समय के साथ इरोजन इतना हुआ, और ये ऐसा नहीं है कि 2 दिन में हो गया, मिलियन वर्ष लगते हैं ये सब चीज़ें होने में। क्योंकि हिमालय जो है, वो अरावली जो है आपका, लगभग 2000 मिलियन ईयर्स एगो का फॉर्मेशन उसका बताया जाता है, और उसके बाद आज इस स्थिति तक पहुंचा है। अभी और आगे इरोजन होता रहेगा, उसका अपरदन होता रहेगा, और एक दिन वो पेनी प्लेन बन जाएगा। अरावली क्या बन जाएगा? पेनी प्लेन। अरावली का भविष्य है पेनी प्लेन। क्लियर? अब ये देख लो इमेज, पहले इस तरीके की आकृति थी, इस तरीके की जो है, नया था, जवान था, इरोजन होते होते ये स्थिति बन गई, और ज़्यादा इरोड हुआ, ये स्थिति बन गई, और वर्तमान में ये स्थिति बन गई। इसको मैं पेनी प्लेन बुला रहा हूँ। बिल्कुल जो है खत्म। नेक्स्ट वन, अब अपनी जो रिवर थी, वो रिवर बिल्कुल ओल्ड स्टेज में आ चुकी है, बिल्कुल ओल्ड स्टेज में आ चुकी है। जो आपकी रिवर थी वो अब ओल्ड स्टेज में आ चुकी है, मतलब यही कि पहले अपन लोगों ने यहाँ की स्थिति देखी, यहाँ पे जो भी इरोजनल फीचर्स थे उनको देखा, यहाँ पे जो मैच्योर स्टेज में जो भी डिपोजिशनल फीचर्स था उसको देखा, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गए, मेंडर वगैरह बनवाए, विसर्प वगैरह बनवाए, उनके जो भी स्थिति थी, कट बैंक वगैरह, वो सबको जो है जाना। बाकी यहाँ पे जो फ्लड प्लेन्स वगैरह थे उनको जाना, और अब अपन लोग आ चुके हैं एकदम लास्ट में, यहाँ पे जहाँ पे रिवर समुद्र में मिलने जा रही है। तो आप एक चीज बताओ, बताना क्या है? ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है, यहाँ पे मान लो इसके आगे ओशियन है, इसके आगे क्या है? ओशियन है, ओशियन है। अब ये अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स वगैरह लेके आई है। अब सेडिमेंट्स वगैरह लेके आई है तो ये धीरे धीरे, गति उतनी है नहीं कि सभी सेडिमेंट्स को संभाल सके। अब ओल्ड स्टेज में आ चुकी, बुढ़ी हो चुकी, तो अपने साथ जो सामान लाई है उनको धीरे धीरे छोड़ना शुरू नहीं कर देगी, ये छोड़ना शुरू नहीं कर देगी। अब यहाँ पे जो सेडिमेंट थे वो यहाँ पे जमा होने शुरू हो गए, पानी जो इसका बचा था वो पानी निकल के समुद्र में मिलने आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया, और इसके सेडिमेंट यहाँ पे इसके आसपास वाले एरिया में, कोस्टल एरियाज में जो है जमा हो गए। सुंदरबन का डेल्टा सुना होगा, डेल्टा। अब ये जो सेडिमेंट्स इसने छोड़े हुए हैं, जो सेडिमेंट छोड़े हुए हैं, मैं इनको डेल्टा बुला रहा हूँ, डेल्टा बुला रहा हूँ। आकृति, एक इमेज देख लीजिए आप, एक इमेज देख लीजिए आप, ये रही, दिखा कुछ? ये रिवर आ रही थी, अपने रिवर आ रही थी। अब सेडिमेंट से इससे संभाले नहीं गए, छोड़ती गई, छोड़ती गई, पानी इसका यहाँ होके निकलते हुए बहते हुए समुद्र में मिलता गया। अब इसने जो निक्षेपण यहाँ पे, जो ये जो निक्षेपण यहाँ पे जमा किए हैं, मैं इसको डेल्टा बुला रहा हूँ। क्या बुला रहा हूँ? डेल्टा। ये आकृति डेल्टा की है, ये इमेज भी डेल्टा की है, और इस इमेज के बाद ये इमेज भी डेल्टा की है। भैया बुढ़ापे का वो जो है ज़्यादा ही होता है, चीज़ें संभलती नहीं हैं, और चीज़ें नहीं संभलती तो ये बेचारी अपनी जो है यहाँ होके समुद्र में मिलने को मत चली, और ये पूरा अपना सामान यहाँ पे छोड़ चुकी, और इसी छोड़े हुए सामान को मैं डेल्टा बुला रहा हूँ। क्लियर? सर क्या होगा कि ये अगर कोई नदी अपने साथ सेडिमेंट लेके ही ना आए, मतलब ये जो है मैदान वगैरह से आई थी, ये अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स वहां से लेके आई थी, लेकिन अगर कोई रिवर ऐसे स्थान से बहे जहाँ पे केवल हार्ड रॉक ही मिलते हों, हार्ड रॉक ही मिलते हों,
जो हार्ड रॉक का अपरदन ही न कर पाए तो सेडिमेंट कहाँ से लाएगी, और थोड़ा बहुत अब कर भी लेगी तो उतने सेडिमेंट नहीं ला पाएगी जितने यहाँ पे जमा हुए हैं डेल्टा वाली एरिया में। बात तो सही कह रहे हो। और सर क्या होगा अगर हार्ड रॉक पे भी बहे और स्लोप भी ज्यादा हो, स्लोप भी ज्यादा हो और ये रॉक भी जो है ये रॉक हार्ड हो, अब तो नदी कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। इसके पास अपना कुछ डिपॉजिट भी नहीं है, कोई अवसाद भी नहीं है इसके पास, और स्लोप भी इसका तेज है। तो क्या ये समुद्र में गिरेगी तो वहां पे तो अब कुछ भी जमा नहीं करेगी और सीधी समुद्र में जाके मिल जाएगी। अगर ऐसी स्थिति हो तो मैं उसको क्या बुलाऊंगा, अगर ऐसी स्थिति हो तो मैं उस एरिया को एस्चुरी बुलाऊंगा। एस्चुरी जो बिना कुछ जमा किए और सीधी जाके मिल गई, सीधी जाके मिल गई। एग्जाम्पल्स देख लो। आपकी जो नर्मदा नदी है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, जो अरब सागर में जाके गिरती है, वहां पे ढाल भी ज्यादा है, और वो जिस क्षेत्र से बह रही है वहां पे सतपुड़ा और विंध्य पर्वत की रिफ्ट वैली है। तो वो रिफ्ट वैली हार्ड रॉक से बनी है। अब हार्ड रॉक से बनी है तो वो उसको अपरदित नहीं कर पाती और अपने साथ सेडिमेंट नहीं ले जा पाती। दूसरी बात स्लोप भी ज्यादा है तो वो सीधे जाके समुद्र में मिलती है। और जिसे जब यहाँ पे हम डेल्टा कह रहे थे उसको हम एस्चुरी कहेंगे। क्या कहेंगे, एस्चुरी, क्योंकि उसके पास अपना कोई माल नहीं है जमा करने के लिए, बस सीधे गई और मिल गई समुद्र में। ये देख लो, थोड़ा स्लोप हार्ड है और यहाँ जाके सीधे समुद्र में मिल जा रही है, कुछ भी जमा नहीं कर रही कहीं पे भी, बस सीधे गई और समुद्र में मिल गई। इस एरिया को मैं एस्चुरी बुला रहा हूँ। क्या बुला रहा हूँ, एस्चुरी। ये देख लो, यहाँ से आई और सीधे समुद्र में मिल गई, एस्चुरी। ये देख लो, यहाँ से आ रही है और सीधे समुद्र में मिल जा रही है। अभी ये एरिया है, ये जो एरिया है, जो एरिया है, ये जो एरिया है मैं इसको एस्चुरी बुला रहा हूँ, एस्चुरी। और डेल्टा और एस्चुरी का अंतर क्या है, ये देख लो। डेल्टा इस तरह की स्थलाकृति है, ये इस तरह की, इसने यहाँ पे कुछ ये देखो माल जमा किया हुआ है, अवसाद सेडिमेंट यहाँ पे जमा किए हुए हैं, और ये कुछ भी जमा किए बिना समुद्र में मिल गई। बाकी एक इमेज और देख लो, ये डेल्टा है और ये एस्चुरी है। क्लियर। अब ये डेल्टा एस्चुरी के बाद अब मैं थोड़े अपने टॉपिक से 1 मिनट के लिए हट रहा हूँ। हट क्यों रहा हूँ, क्योंकि रिवर्स जो बहती है ना तो वो कुछ पैटर्न्स पे, उनके कुछ ड्रेनेज पैटर्न होते हैं, बहने की स्थितियां होती हैं, उन स्थितियों के हिसाब से बहती है। क्योंकि कोई रिवर है, अब वो रिवर आ रही है यहाँ से, यहाँ से आ रही है, तो उसकी कुछ ट्रिब्यूटरी भी होंगी, ट्रिब्यूटरी अथवा सहायक नदियां भी होंगी। अब सहायक नदियां होंगी तो आपको ये जो पैटर्न दिख रहा है, ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, इस तरीके से उसकी जो है सहायक नदियां वगैरह आके मिली होंगी। तो ये भी तो किसी शेप का निर्माण कर रही हैं, किसी आकृति का निर्माण कर रही हैं। अब इस तरीके के ड्रेनेज पैटर्न को मैं अब क्या बुलाऊंगा, तो इनके नाम दिए गए हैं। जरूरी थोड़ी है कि मैंने इस तरह की इमेज बना दी, इस तरह की लाइंस खींचे इसी तरह से मिल रही हो सकता है कुछ ये आपकी मेन स्ट्रीम हो गई, इस तरीके से मिल रही हो, पैरेलल मिल रही हो, समानांतर मिल रही हो आके। अब हो सकता है कि ये आपकी मेन स्ट्रीम हो गई, 90 के एंगल पे आके मिल रही हो, दोनों तरफ से 90 के एंगल पे आके मिल रही हो। बहुत सारी जो है संभावनाएं हैं। हो सकता है कि कोई वृक्षनुमा आकृति से आके मिल रही हो, इस तरीके से, इस तरीके से वृक्ष जैसी आकृति बना रही हो, या और भी आकृतियां जो है। तो अपन लोग 1 मिनट के लिए ड्रेनेज पैटर्न की बात कर लेते हैं। डजन ड्रेनेज पैटर्न जो है बहुत तरीके के होते हैं, तो एक बार उनको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखो, इसे कहते हैं डेंड्रियाटिक या पाइनेट जो है ड्रेनेज पैटर्न। डेंड्रियाटिक मतलब
वृक्षनुमा, डेंड्रियाटिक मतलब वृक्षनुमा आकृति। अब देखो ये वृक्षनुमा ही तो है, ये आपकी है मेन रिवर, ये आपकी हो गई मेन रिवर। अब इसमें और भी इसकी जो है सहायक नदियां आके सबमर्ज कर रही हैं। देखो ये अब सहायक नदियां आके इसमें मिल रही हैं। ये जिस आकृति का निर्माण कर रही हैं, मैं उसे वृक्षनुमा आकृति बुला रहा हूँ। वृक्ष जैसी है कि नहीं है, आपको भी दिख रहा होगा, वृक्ष जैसी आकृति का निर्माण कर रही है। तो इस तरीके से नदियां मिल रही हों और इस तरीके से पैटर्न बना रही हो, तो मैं उसे डेंड्रियाटिक पैटर्न या वृक्षनुमा आकृति, वृक्षानुमा आकृति कहूंगा, वृक्षानुमा। क्लियर? जरूरी थोड़ी है कि नदियां इसी तरीके से मिलेंगी भाई, कोई और तरीका हो सकता है। ये देख लो, अब हो सकता है कि बीच में ये ऊंचा स्थान हो और यहां से नदियां इन दिशाओं में बह रही हों, कोई इधर कोई इधर। ये देख लो, ये इस तरीके से नदियां बह रही हों। अगर इस तरीके का पैटर्न आ गया तो मैं उसे क्या बुलाऊंगा? हाँ जी, अगर यहाँ पे ये उठा हुआ भाग हो, अपलिफ्ट हो ये भाग, और यहाँ से नदियां निकल रही हों चारों तरफ, तो ऐसे भाग को मैं क्या बुलाऊंगा? ऐसे भाग को मैं बुलाऊंगा रेडियल के नाम से। क्या? रेडियल। एग्जाम्पल्स के रूप में गुजरात वाला अपना जो है इलाका जो है इंडिया का, गुजरात वाला, यहाँ पे एक मांडव हिल्स मिलती है। उस मांडव हिल्स से बहुत सारी नदियां इसी तरीके से निकल रही हैं। बाकी अपना जो एमपी वाला हिस्सा है, जहाँ पे विंध्य और सतपुड़ा पर्वत सबमर्ज कर रहे हैं, वहाँ पे अमरकंटक नाम से है, जहाँ से आपकी नर्मदा, सोन और वो सारी नदियां निकल रही हैं। वो भी रेडियल ड्रेनेज पैटर्न को ही दिखाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन क्या हो सकता है? ट्रेलिस हो सकता है। ट्रेलिस मतलब जहां पे मेन स्ट्रीम में, मेन स्ट्रीम जो आपकी नदी है, मेन नदी जो है आपकी, ये इस तरीके से आ रही है, जो है इस तरीके से। अब इसके ठीक सामने से, इसके ठीक सामने से नदियां जो है इसमें मिलना शुरू हो जाए इस तरीके से, इस तरीके से। क्लियर? राइट एंगल से, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के कोण पे, ये जो एंगल बन रहा है इसका 90 डिग्री का हो, एकदम ठीक सामने से जो है, ये इस तरीके से। तो हम इस तरीके का जो पैटर्न बनेगा, हम उस पैटर्न को ट्रेलिस बुला रहे हैं। क्या बुला रहे हैं? ट्रेलिस। जहां पे नदी की बाकी सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज 90 डिग्री के एंगल पे, राइट एंगल पे आके मिल रही हैं, उसे ट्रेलिस बुला रहे हैं। सर क्या होगा? ये मुझे आकृति तो कुछ और भी बता रही है, दिख रहा है ना? ये पैटर्न अपना किस तरीके से बन रहा है? आयताकार बन रहा है ना? अगर सर इस तरीके से, लेकिन इसकी अगर चौड़ाई और ज्यादा हो, इसकी और चौड़ाई ज्यादा हो, तो एक पैटर्न संभव है। उस पैटर्न को मैं रेक्टेंगुलर पैटर्न बुला रहा हूँ। क्या बुला रहा हूँ? रेक्टेंगुलर। अब देखो, ये रहा रेक्टेंगुलर, ये रहा ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न में भी ये 90 डिग्री पे आके मिल रही है, 90 डिग्री पे। बट इसका जो है आकार और बढ़ा दिया जाए, दूर थोड़ी, इनकी चौड़ाई जो है थोड़ी और बढ़ा दी जाए, तो वो रेक्टेंगुलर में परिवर्तित हो जाएंगी, रेक्टेंगुलर में। देखो ये कोई मेन स्ट्रीम है, और ये इस तरीके से, ये इस तरीके से नदियां मिल रही हैं तुम्हें आके। तो आपको यहाँ पे रेक्टेंगुलर जैसी स्थिति दिखाई दे रही होगी। तो इस तरीके का अगर पैटर्न हो तो उसे रेक्टेंगुलर पैटर्न। डेंड्रियाटिक हो गया, रेडियल भी हो गया, और ये पैरेलल पैटर्न, जैसे कोई मेन नदी है, ये आपकी मेन स्ट्रीम है, बाकी उसके पैरेलल नदियां आ रही हैं, चल रही हैं, उसके बाद सबमर्ज हो रही हैं, पैरेलल आ रही हैं फिर सबमर्ज हो रही हैं, इस तरीके की आकृति हो, तो उसे हम
पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं, समानांतर। क्लियर। अब इसके बाद कुछ एक चीजें और भी हो सकती हैं। डेंड्रियाटिक हो गया, रेडियल हो गया, ये रेक्टेंगुलर हो गया। और अगर क्या होगा, अगर इस तरीके से हो जाए, जैसे आपने देखा रेडियल में क्या था, रेडियल में ये जो अंदर वाला हिस्सा था ये उठा हुआ था, उठा हुआ था। उसके बाद नदियां इस तरीके से फ्लो कर रही थी, इस तरीके से। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए तो ये उठा हुआ भाग जो था वहां पे धसा हुआ भाग हो, गड्ढा हो, तो ये हिस्सा ऊंचा हो, ये वाला पूरा हिस्सा ऊंचा हो इसका, और अंदर गड्ढा हो। नदियां इस तरीके से आना शुरू करते हैं तो, इस तरीके से आना शुरू कर दें तो उससे बोलेंगे सेंट्रीपिटल डायग्राम। क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल डायग्राम या रेडियली इनवर्स डायग्राम जो है। क्योंकि यहाँ पे सारे डायग्राम्स हैं, इनको देख लो एक बार। डेंड्रियाटिक हो गया आपका इस तरीके से वृक्षनुमा, और ट्रेलिस भी हो गया आपका 90 डिग्री पे आमने सामने से जो है मिल रही हो, 90 डिग्री पे आमने सामने से मिल रही हो। रेक्टेंगुलर हो गया आपका, आयताकार चीजें हो, आयताकार हो रही हो। एंगुलर भी हो गया आपका, पैरेलल हो गया, रेडियल हो गया, एन्युलर भी आपका हो गया, और सेंट्रीपिटल था ये भी। क्लियर। तो ये आपकी जो है ड्रेनेज पैटर्न हो गए। कितने प्रकार के ड्रेनेज पैटर्न संभव हैं? रिवर के लैंडफॉर्म, इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर्स, उसका ड्रेनेज पैटर्न दोनों खत्म हो गए। अब अपन लोग शुरू करते हैं मरीन इरोजनल लैंडफॉर्म्स, समुद्री अपर्दित। या फिर चलो छोड़ो इनको, आज यहीं पे खत्म करते हैं। इसकी क्लास जो है कल शुरू करेंगे, नहीं तो फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, फिर मरीन इरोजनल लैंडफॉर्म शुरू करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, फिर बाय।